सी शार्प के फंडामेंटल्स में डीप टाइप करेंगे। मीन्स हम कभी भी कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो उसकी कोर बेसिक फंक्शनैलिटी और फंडामेंटल्स को जरूर पढ़ते हैं। तो आज हम सी शार्प फंडामेंटल्स स्टार्ट करेंगे। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आई एम सॉफ्टवेयर डेवलपर, चैनल का नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला स्टार्टिंग होगा वो हमारा होगा डाटा टाइप से। तो सी शार्प में डाटा टाइप बहुत बेसिक और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, वैल्यू टाइप, रेफरेंस टाइप और मेमोरी इम्प्लीकेशंस। तो पहले वैल्यू टाइप देखते हैं। वैल्यू टाइप हमारा डायरेक्टली स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी दो तरह की होती है, स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी। आपको आगे पता चलेगा। फर्स्ट, वैल्यू टाइप डायरेक्टली स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में। दे होल्ड द एक्चुअल डाटा। स्टैक मेमोरी में जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो डायरेक्टली डाटा स्टोर होता है, रेफरेंस यहाँ स्टोर नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। वैल्यू टाइप डायरेक्टली स्टोर इन स्टैक मेमोरी, दे होल्ड द एक्चुअल डाटा वैल्यू। असाइनिंग वन वैल्यू टाइप टू अनदर कॉपीज टू डाटा डायरेक्टली। लाइक इसके अंदर आपका इंट, फ्लोट, डबल, बूल, बूर, कैर, स्ट्रक, इनम ये आते हैं। अब बात करते हैं रेफरेंस टाइप की। रेफरेंस टाइप डायरेक्टली स्टोर होता है हीप मेमोरी में, लेकिन हीप मेमोरी में हमारा डाटा स्टोर होता है, लेकिन जो उसका रेफरेंस पास होता है वो हमारा पॉइंटर स्टैक में स्टोर होता है। जब हम डाटा फैच करते हैं तो हम स्टैक वाले को कॉल करते हैं और वो जो रेफरेंस दे रखा होता है हीप मेमोरी में डाटा उसको फैच करके लाता है। तो यहाँ लिखा है असाइनिंग कॉपीज द रेफरेंस नॉट द अंडरलाइंग डाटा। इसमें हमारे स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, क्लास, एरे, इंटरफेस, डेलीगेट ये सब आते हैं। बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है। वैल्यू टाइप स्टैक में स्टोर होता है, रेफरेंस टाइप हीप में स्टोर होता है। वैल्यू टाइप डायरेक्टली डाटा स्टोर करता है, रेफरेंस टाइप डाटा हीप में स्टोर करता है लेकिन उसका रेफरेंस स्टैक में स्टोर करता है। और जो तीसरा है वो मेमोरी इम्प्लीकेशन है, जहाँ पे वैल्यू टाइप आर डिस्ट्रॉयड इमीडिएटली व्हेन आउट ऑफ स्कोप। लाइक जब आप वैल्यू टाइप को स्टोर करते हैं डाटा, एक बार यूज कर लिया, यूज करने के बाद वो उस स्कोप में यूज होता है और डायरेक्टली वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन रेफरेंस टाइप अगर हम डॉट नेट में बात करें तो रेफरेंस टाइप अगर हम ज़्यादा दिनों तक रेफरेंस टाइप एज ऑब्जेक्ट डाटा स्टोर होता है। अगर उस ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो बाद में हमारा जो जीसी है, गार्बेज कलेक्टर, उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा, क्योंकि जीसी का काम वही होता है। ये रन बाय एसएलआर होता है। ये आगे पढ़ेंगे आप। डाटा टाइप 3 टाइप के होते हैं, मैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। आप 2 टाइप, ये तो आपको एडवांस बता दिया गया है यहाँ पे। तो पहला वैल्यू टाइप, दूसरा रेफरेंस टाइप। डिफरेंस आपको पता चलेगा क्या होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वेरिएबल एंड कांस्टेंट। मींस ये बेसिक टर्म है जो आपको आना ही चाहिए हर लैंग्वेज में। ये दो चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए। लाइक पहला वेरिएबल। वेरिएबल एक बेसिकली एक स्टोरेज लोकेशन होता है जो मेमोरी में एक डाटा को होल्ड करता है। लाइक नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। आप मेमोरी में कोई एक लोकेशन एलोकेट कर देते हो जहाँ पे वो डाटा स्टोर हो जाता है। जो लोकेशन एलोकेट हुई है वो आपका वेरिएबल है। ओके। ये जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इनको किसी टाइप के साथ मस्ट भी डिक्लेयर करना चाहिए। मीन्स अगर आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका टाइप जरूर लिखना होता है, वरना आप वेर करके लिख सकते हैं। वेर भी एक इम्प्लिसिट टाइप होता है, उसको आप लिख सकते हैं। कैन बी मॉडिफाइड थ्रू आउट दियर लाइफ साइकिल विद स्कोप। यू कैन मॉडिफाई इट, रीडिक्लेयर इट, बट आफ्टर इट्स टाइप इज फिक्स्ड यू कैन नॉट चेंज इट। लाइक इंट एज 25, वेर नेम जॉन। अब हम बाद में अगर, लेकिन हम जब रन टाइम कंपाइल टाइम कर देंगे तो इसका जो टाइप है वो फिक्स हो जाएगा। मीन्स उसके बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंपाइल टाइम से पहले आप इसको चेंज कर सकते हैं। एज फॉर कॉन्स्टेंट और रीड ओनली, बोथ कैन नॉट बी चेंज्ड। ओके। ओके, फर्स्ट कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स्ट कीवर्ड। ये इम्यूटेबल होता है, मीन्स यू कैन नॉट चेंज इट वंस यू डिक्लेयर इट। बेसिकली टर्म ये होता है। वैल्यू कैन नॉट चेंज वंस असाइंड, मीन्स एक बार आपने असाइन कर दी डबल पाई, पाई की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, ये चेंज नहीं होगी कभी। चेंज अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको एक्सेप्शन आएगा। वैल्यू इवेल्युएटेड एट कंपाइल टाइम। जो इसकी वैल्यू होती है वो इवेल्युएटेड होती है कंपाइल टाइम पे, मीन्स कंपाइल टाइम पे इसकी वैल्यू चेक होती है। तो बेसिक यही डिफरेंस है। एज रीड ओनली डिक्लेयर होता है यूजिंग रीड ओनली कीवर्ड। सिमिलर टू कॉन्स्ट, ये कॉन्स्ट के जैसा ही है बट थोड़ा डिफरेंस है। मीन्स कॉन्स्ट हमारा चेक होता है कंपाइल टाइम पे और रीड ओनली चेक होता है हमारा रन टाइम पे। ये कंपाइल टाइम को बाईपास कर देता है, बेसिकली ये काम होता है। और बेस्ट फॉर वैल्यू डिराइव डायनेमिकली बट मीन टू स्टे फिक्स्ड। मीन्स जो वैल्यू डायनेमिकली इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है उन वैल्यू के लिए रीड ओनली हमारा यूज होता है। ठीक है, जो डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हमारा 3 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल, कांस्टेंट और रीड ओनली। ये कोर फंडामेंटल्स में आते हैं सी के। अगला है टाइप कास्टिंग। ये तो आपको मस्ट करना है। लाइक टाइप कास्टिंग 2 टाइप की होती हैं, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
इम्प्लिसिट में हमारा ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाता है, मीन्स आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, सीसाफ कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है। like perform automatically by CSAF compiler. It occurs when passing a smaller size data type to larger. Means आपका int है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको वहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन्स स्मॉलर से लार्ज में जाने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा कन्वर्जन। ये गारंटीड सेफ होता है, मीन्स यहाँ पे रिस्क जीरो होता है, 0%। लाइक यहाँ पे आप दिख रहा होगा एग्जाम्पल, इंट माई इंट इक्वल टू 9, वैल्यू 9 दे रखी है, ऑटोमेटिक कास्ट इनटू डबल, यू कैन डायरेक्टली कास्ट इट इनटू डबल विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट जीरो रिस्क। इस अब एज फॉर एक्सप्लिसिट कास्टिंग में आपको रिक्वायरिंग कास्ट ऑपरेटर, यहाँ आपको कास्ट ऑपरेटर की यूज़ पड़ता है। मीन्स आपको जब किसी में लार्ज डाटा टाइप से स्मॉलर में चेंज करते हो तो वहाँ पे आपको उस डाटा टाइप का टाइप लिखना पड़ता है। मीन्स स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको टाइप लिखना पड़ता है, उसे कहते हैं कास्ट ऑपरेटर। यूज्ड व्हेन कन्वर्टिंग अ लार्ज डाटा टाइप टू स्मॉल डाटा टाइप। पोटेंशियल डाटा लॉसेस, इसमें डाटा लॉस होने का बहुत चांसेस रहते हैं, मीन्स रन टाइम एरर आने के चांसेस रहते हैं इसके अंदर, बिकॉज द डाटा टाइप इज स्मॉलर, नंबरिक ओवरफ्लो और डेसिमल ट्रंकेशन कैन ओवर। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल माई डबल 9.78। मैनुअल कास्ट, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में इंट लिखा है, मीन्स आप बिग डाटा टाइप को स्मॉल में चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको इस कास्ट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली दो टाइप की कास्टिंग होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हम इसको बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अब कह सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको बॉक्सिंग करने को कह रहा है, यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग मीन अनबॉक्सिंग ये हो जाता है कि वो वैल्यू टाइप से रेफरेंस टाइप में चेंज करता है वो डायरेक्टली, और अनबॉक्सिंग से रेफरेंस टाइप से वैल्यू टाइप में चेंज करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर तो बेसिकली 5 से 6 टाइप के होते हैं, मैं मेनली आपको 3 बताऊंगा जो मेनली यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक, रिलेशनल और लॉजिकल। अर्थमेटिक में आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एडिशन तो आपको पता ही है, दो वेरिएबल को ऐड करना, सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लाई करना। मॉड्यूल मीन्स आपको वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और प्लस प्लस और निगेटिव तो आपको पता ही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। एज फॉर रिलेशनल, कंपेयर टू वैल्यूज रिटर्निंग अ बूलियन। रिलेशन में आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स रिटर्न होता है, मीन्स यहाँ वो कंडीशंस चेक करता है कि इक्वल है या नहीं है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बेसिकली ये होता है रिलेशनल। और लॉजिकल में आपको लॉजिकल कॉम्बिनेशन चेक करता है, लाइक ये कंबाइन द मल्टीपल बूलियन एक्सप्रेशंस। लाइक यहाँ पे अगर आप 2 इक्वल टू यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ बीच में आप एंड लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं, नॉट लगा सकते हैं। और जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर आप एंड लगाते हो दोनों मस्ट बी ट्रू होने चाहिए, बोथ मस्ट बी ट्रू। और लगाते हैं एनी वन कैन बी ट्रू, और नॉट लगाते हैं तो रिवर्स बूलियन स्टेट। शॉर्ट सर्किट, इफ द फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ एंड इज फॉल्स एंड सेकंड इज नेवर इवैल्यूएट। अगर आप एंड यूज़ करते हो और पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरे पे पहुंचेगा ही नहीं। ये एक रूल होता है शॉर्टकट का। तो ये मैंने बता दिया अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल क्या ऑपरेटर्स। अगला सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट मीन्स आपको नॉर्मल जो कंडीशन टाइप की थ्योरी है, इफ एल्स एल्स स्विच, तो ये आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता ही देता हूँ। एल्स इफ का तो कंडीशन पता ही है, इफ के अंदर हम लिखते हैं क्या, कोई कंडीशन लगाना हो, ये स्कोर इज लेस देन इक्वल टू दिस, एज इज लेस देन इक्वल टू 18, उसके अंदर कंडीशन लिख देते हैं हम लोग, दैट वे इट गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू। लाइक इफ एल्स लॉजिक, एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड कंडीशनली बेस्ड ऑन बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी चेंज यूजिंग एल्स इफ। लाइक एल्स यहाँ लिखा है, जैसे हमने एल्स स्कोर ग्रेटर देन 90 रिटर्न ए। अगर हमारा स्कोर 90 से बड़ा हो रिटर्न ए करेगा, एल्स में रिटर्न बी करेगा। जैसे मैंने 100 डाल दिया तो वो ए रिटर्न करेगा, अगर हमने 80 डाल दिया तो रिटर्न बी करेगा। स्विच स्टेटमेंट सेम है, लेकिन स्विच में हम मल्टीपल वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। लाइक पहले हमने स्विच केस लगा दिया, एक वैल्यू दे दी ऊपर, अब स्विच उस वैल्यू के बिहाफ पे जो केसेस लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 0 से स्टार्ट करेंगे। अब जो सा केस मैच होगा वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इवैल्यूएट अ सिंगल वेरिएबल अगेंस्ट मल्टीपल डायरेक्टिव वैल्यूज। एंड एज फॉर, अगर ज़्यादा पीछे आ गया, हाँ तो यहाँ पे थे हम लोग। फॉल थ्रू रूल्स, सीसा प्रोविट इम्प्लिसिट फॉल थ्रू मीन एवरी केस ब्लॉक विद अ कोड मस्ट एंड विद अ ब्रेक। मीन सी साब के अंदर ये आपको ब्रेक, रिटर्न और गो टू लगाना ही पड़ता है, ये इसका रूल है। और मॉडर्न मैचिंग मैकेनिज्म मीन सी सार्प न्यूअर सी सार्प वर्जन सपोर्ट पावरफुल स्विच एक्सप्रेशन। मीन्स पहले हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते थे, अब सी सार्प ने एक और नया वर्जन यूज़ किया है, डायरेक्टली वो लैम्डा वर्जन ही है बट थोड़ा एडवांस है। तो ये हो गया हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। अगला इटरेशन स्टेटमेंट्स मीन्स लूप्स। हमारे बेसिक मैंने यहाँ पे भी 3 लूप यूज़ किए हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और फॉर ईच लूप। फॉर लूप को बताइए, फॉर लूप में आपको 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं, इनिशियलाइजर, कंडीशन, इटरेटर। मीन्स आपको फर्स्ट वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है i इक्वल टू 0,
कंडीशन देनी पड़ती है, आई लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू दैट दिस, एंड आपको लास्ट में इटरेटर मीन्स इक्वल टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट देना पड़ता है वहाँ पे आपको। जैसे यहाँ फॉर लूप दे दिया, यूज्ड व्हेन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन बिफोर हैंड, contains initializer, condition and iterator. Variable declared in initializer are scoped only to the loop. Means for loop के अंदर जो हम इनिशियलाइज करते हैं वो वैल्यू सिर्फ उस for loop के अंदर ही चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। Excellent for iterating over index based collection like arrays. ये तो आपको पता ही है। while loop में डायरेक्टली हम कंडीशन देते हैं, ये आपको बूलियन रिटर्न कर सकता है और आपकी वैल्यू रिटर्न कर सकता है, ये आपके ऊपर है। एग्जीक्यूट कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज it as specified condition remains true. Condition is checked before execution means पहले आप कंडीशन चेक करेगा while के अंदर, मैंने लिख दिया while के अंदर लिख दिया if while age less than 16 return age means 16 से पहले जितने भी एज होंगे उन सबको रिटर्न कर देगा और जैसे 16 आएगा वहाँ पे रोक देगा, ठीक है। और इसके अंदर हम डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर ईच लूप एक फॉर लूप का एडवांस वर्जन है जहाँ पे हम आपको यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजर कंडीशन इटरेटर नहीं लगाना पड़ता है। मीन्स वहाँ पे हम डायरेक्टली सिंप्लीफाइंग इटरेटिंग ओवर कलेक्शन दैट इम्प्लीमेंट आई इनमरेबल। आई इनमरेबल क्या होता है? मीन्स ये डाटा को डायरेक्टली फैच करता है इन फॉर्म ऑफ लिस्ट फ्रॉम डाटाबेस, लाइक वी क्रिएटेड मैनुअली डाटा इन योर सी क्लासेस। लाइक यहाँ पे जो ये लिस्ट है, लिस्ट हमारा एक आई नंबरेबल कलेक्शन है। मीन्स ये लिस्ट के अंदर डाटा पहले से मौजूद है, उस डाटा को हमने आइटम के फॉर्म में गेट किया और फॉर ईच के अंदर लगा दिया। वो फॉर ईच के अंदर वो डाटा को लाइन बाय सारा फैच करेगा और शो करा देगा। ये हमारे लूप्स होते हैं। अगला मेथड एंड फंक्शन, ये आपको तो कंपल्सरी ही करना है, इसके बिना आपका सी शार्प होगा ही नहीं। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट। Means a method created in a class. You write in it fields, variables, a definition of a method. You can write in it. You can also write parameters, return types. It must have return type. Okay. लाइक एक मेथड के अंदर आपको कुछ ब्लॉक ऑफ कोड लिखना ही है, आप पैरामीटर दे सकते हैं, उसके साथ रिटर्न टाइप देना होता है। रिटर्न टाइप बेसिकली वॉइड या फिर नॉर्मल रिटर्न वैल्यू कर सकते हैं आप। और मेथड के अंदर आप मेथड ओवरलोडिंग तो आप करेंगे ही। लाइक आपने दो मेथड डिफाइन किए, एक मेथड के अंदर पैरामीटर नहीं दिया, दूसरे के अंदर पैरामीटर दे दिया, लेकिन मेथड का नाम सेम है, तो वहाँ पे हो गया आपका मेथड ओवरलोडिंग। लाइक डिफाइनिंग अ मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड with exact same name with the same class. Signature must be different. Return type same हो सकता है लेकिन signature different होना चाहिए. This is methods. Exception handling, basically exception handling हमारा दो तरीके से परफॉर्म होता है। लाइक आप मैनुअली ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक यूज करें। अगर आप सी शार्प में हैं और आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप MVC यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली एक एक्सेप्शन हैंडलर यूज होता है जो program.cs मेन फाइल में डायरेक्टली लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्शन हैंडल कर लेता है। लेकिन यहाँ हम सी शार्प में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हमें मैनुअली ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ट्राई कैच में हम एनकैप्सुलेट द कोड दैट आर सस्पेक्टेबल टू रन टाइम एरर। हम उस कोड को लिखते हैं जो एक्सेप्शन क्रिएट करने वाला होता है। मीन्स हमारा जो सारा कोड है वो ट्राई कैच में लिखेगा और हम जितने भी एरर एक्सेप्शन सोच रहे हैं कि वो जनरेट कर सकता है वो सारा हम कैच ब्लॉक में लिखेंगे। लाइक ट्राई के अंदर हमने डाटा रीड कर लिया, कैच के अंदर हमने एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन शो करा दिया, अगर ये एक्सेप्शन होगा तो ये एक्सेप्शन शो करा देगा, और फाइनली में डाटा यहाँ पे रीड हुआ तो उसको क्लोज होना ही पड़ेगा। फाइनली बेसिकली हमारा गारंटेड एग्जीक्यूशन कोड होता है। मीन्स ये चाहे हमारा ट्राई कैच चले ना चले, फाइनली ब्लॉक चलेगा, ये सक्सेस या फेलियर शो करेगा। Execute even if return statement is triggered inside a try or catch. Strictly used for critical resources, for cleanup, closing DB connections and file stream. You can see that. Okay. Exception handling में आपको try, catch, finally. हाँ, अभी एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि अगर हम ट्राई लिख रहे हैं तो कैच लिखना जरूरी है? नहीं, आप ट्राई लिख रहे हैं तो आप डायरेक्टली फाइनली लिख सकते हैं, लेकिन बिना ट्राई के कैच नहीं लिख सकते। कैच तब लिखेंगे तब आपका ट्राई होगा, लेकिन ट्राई लिख के कैच नहीं लिख सकते, ये आपको पता होना चाहिए। और हम कैच कितने भी लिख सकते हैं, मीन्स मोर देन वन वी कैन राइट कैच। ओके, नाउ मूव। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक फंडामेंटल है वो ख़त्म होता है, कोर फंक्शनैलिटीज़ फंडामेंटल्स ऑफ सी शार्प हमारा ख़त्म होता है। अगर कुछ और टॉपिक्स होगा तो मैं आपको वो अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा, कोई परेशानी होगी। थैंक यू फॉर द अटेंडिंग सी शार्प फंडामेंटल ओवरव्यू एंड subscribe my channel. Thank you.